उन पर केंद्रित रहें और बीच बीच में ध्यान ना इधर उधर हो। तो सबसे पहले मैं सेंसस के कुछ डेटा को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। और अभी जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो रही है। हमारे पास 2011 के जनगणना के रिकॉर्ड्स हैं, जिसके अनुसार हिंदी बोलने वाले लोग 53 करोड़ हैं। आज वो संख्या लगभग 80 करोड़ पहुंच चुकी है। और भारत ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी भाषा में हिंदी आ चुकी है। सौरभ भाई साहब को प्रणाम। तो भारत और दुनिया की बड़ी भाषाओं में जो भाषा पर अच्छा काम करने वाले जो लोग हैं, उनमें से एक वेबसाइट है एथनोलॉग। उनके अनुसार तीसरी सबसे बड़ी भाषा हिंदी है। लेकिन जाहिर है उसमें पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, दुबई में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या नहीं जोड़ी गई है। अगर आप उनको जोड़ लेंगे तो हिंदी बोलने वाले, प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या लगभग अरब से ऊपर हो जाएगी। मित्रों, यह भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि मेरे पास जनगणना की तरफ से ही ये डेटा मिला है। उन्होंने 1971, 81, 91, 2001 और 2011 यानी 50-60 वर्षों के भाषाओं के उत्थान पतन का एक तुलनात्मक अध्ययन भारत सरकार ने प्रस्तुत किया है। और उन्होंने ये बताया है कि पहले किस भाषा का प्रतिशत क्या था, बाद में क्या हुआ। इस बात पर आप प्रसन्न हो सकते हैं कि विगत 50-60 वर्षों में हिंदी का प्रतिशत भारत में लगातार बढ़ता गया है और अन्य बड़ी भाषाओं का प्रतिशत लगातार घटता गया है। जैसे मैं उदाहरण के लिए, मलयालम भाषा 1971 में 4% थी भारत के संपूर्ण लोगों की जनसंख्या के अनुपात में। अब वो 2.8% रह गई है। ऐसे ही दूसरी तमाम भाषाओं का भी आप नाम ले सकते हैं। गुजराती से लेकर मराठी तक सभी घटी हैं और हिंदी भाषा लगातार बढ़ी है। और ये 2011 तक की का डेटा है। अगर आप 2021 तक की बात करें, 20 तक की बात करें, तो ये प्रतिशत और बढ़ गया होगा और हिंदी और मजबूत हुई होगी। तो इस बात में कोई संदेह नहीं कि हिंदी भारत की और दुनिया की बहुत बड़ी भाषा है। यह संपर्क की भाषा है, मीडिया की भाषा है, मनोरंजन की भाषा है। और यह एक बहुत बेजोड़ भाषा है, पर साहित्यिक दृष्टि से बहुत ही कमजोर भाषा है। साहित्य की दृष्टि से यह क्यों कमजोर है और इसके कौन से अंतर्विरोध हैं जो इतनी ताकतवर भाषा को, इतनी वैश्विक भाषा को साहित्यिक दृष्टि से कमजोर बनाते हैं, हम लोग थोड़ी सी चर्चा उन पर करेंगे। उसमें सत्ता की क्या भूमिका हुई है, सरकारों की क्या भूमिका रही है, अब तक के हमारे साहित्यकारों की क्या भूमिका रही है और हमारी क्या भूमिका रही है। एक पाठक के रूप में, एक जनता के रूप में, एक हिंदी भाषी के रूप में हमारी भी तो कुछ भूमिकाएं होंगी। तो वो भूमिकाएं क्या हैं? मित्रों, मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि साहित्य ज़्यादातर विश्वविद्यालय केंद्रित है। विश्वविद्यालय शोध के केंद्र होते हैं, अध्यापन के केंद्र होते हैं। भारत में विश्वविद्यालय साहित्य के केंद्र हैं और शोध और विश्लेषण के केंद्र जो होना चाहिए, तो आप खुद मुझे याद करके बता दें कि कितनी शोध पत्रिकाएं आपको याद आ रही हैं जिनको आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गर्व के साथ पेश कर सकें कि यह हिंदी की शोध पत्रिका है। आप दुनिया के ऑक्सफोर्ड के या कैम्ब्रिज के किसी भी शोध पत्रिका से हमारी इस पत्रिका की तुलना कर सकते हैं। तो ये 80 करोड़ या 1 अरब लोगों की भाषा में हिंदी की पत्रिकाएं, शोध पत्रिकाएं
नहीं के बराबर हैं और वह सबसे बड़ा साहित्यिक केंद्र के होने के बावजूद ये स्थिति है, तो ऐसे क्यों है? इसी से जुड़ा एक दूसरी बात भी मैं अगर इससे जुड़ी कहूँ कि ज़्यादातर जो हमारे पास अंग्रेजी की या दूसरी भाषाओं की किताबें आती हैं तो पता चलता है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से है, ये कैम्ब्रिज से प्रेस से है, ये यहाँ से है। भारत के कितने विश्वविद्यालय हैं जिनके प्रकाशन अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज करते हैं? मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रकाशन की याद आती है जहाँ से इतिहास की किताबें निकली थीं और आज वो निहायत ही तो साहित्य और आजीविका ये दोनों दो चीजें हैं और अक्सर साहित्यकार का संबंध आजीविका से नहीं होता। इसलिए जो आजीविका में बहुत अच्छी स्थिति में है वो साहित्यकार बड़ा बन जाता है। यानी आप पहले सब कुछ हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन आपकी समझ है, लेकिन अगर आप किसी पद पर नहीं हैं तो आप किसी योग्य नहीं हैं। और जैसे ही आप प्रोफेसर बन गए तो आप साहित्यकार हो गए, आप आलोचक हो गए, आप सम्मानित हो गए। आप किसी संस्थान के अधिकारी बन गए, आप संपादक बन गए, आप बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो साहित्य से ज्यादा रोजगार महत्वपूर्ण हो जा रहा है। और मुझे बताया जा रहा है कि आवाज तेज करूं। मैंने आवाज तो तेज करने की कोशिश की, अगर फिर भी कम होता है तो मैं ईयरफोन लगा के प्रयोग करूंगा। दोस्तों, मैं आप लोग खुद साहित्य मर्मज्ञ हैं, मैं आपसे ही ये प्रश्न पूछता हूं कि इस 1 अरब वाली भाषा, महान भाषा हिंदी में कितने ऐसे लोगों को आप जानते हैं जो सिर्फ साहित्य के बल पर अपनी आजीविका चला सकते हैं, जो अपना घर परिवार को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं सिर्फ इस नाम पर कि वो बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं। अगर साहित्यकार का मतलब गरीब हो जाना, साहित्यकार का मतलब अभाव में जीना, ऐसा क्यों है? और ये इसलिए भी मुझे लग रहा है कि हिंदी एक बहुत बड़ी भाषा है, लेकिन साहित्य की दृष्टि से हिंदी बड़ी भाषा नहीं है। बल्कि साहित्य की दुनिया में जाने से पहले हम में से ज़्यादातर लोगों को अपने ही परिवार से उपेक्षा सहनी पड़ी है। जैसे मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, मेरे बहुत सारे साथी हैं जो ये कोशिश करते रहे कि वो किसी और क्षेत्र में चले जाएं, इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं। मेरे मित्र कुछ लोगों का नाम ले रहे हैं, नरेंद्र कोहली जी का, अखिलेश जी का, उदय प्रकाश जी का। उदय प्रकाश जी क्या क्या करते हैं हमें मालूम है और कैसे वो फिल्में बनाते हैं। अखिलेश जी संपादक नहीं होते तो भी कितने बड़े साहित्यकार होते। इन मुद्दों पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि कोहली साहब अगर रामकथा पाठ करके और उस तरह की चीज़ें, हालांकि कोहली साहब ने थोड़ी सी लोकप्रिय चीज़ों के कारण उनको एक बड़ा पाठक वर्ग मिला है, मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन शुद्ध साहित्यकार जो संपादक नहीं है, जो किसी संस्थान से नहीं जुड़ा हुआ है और सिर्फ लेखन कर रहा है, बड़ी अच्छी अच्छी किताबें लगा रहा है, लिख रहा है, मुझे धूमिल याद आ रहे हैं कि वो उन्होंने कविता के संदर्भ में कहा था कि जब इससे न चोली बन सकती है न चोंगा, तब आपे कहो इस ससुरी कविता को, जंगल से जनता तक ढोने से क्या होगा। हमारा हिंदी साहित्य के ज़्यादातर जो साहित्यकार मुझे दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य के पास ताकत नहीं है। और आज के समाज में अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आपकी समाज में कोई पूछ नहीं है। मैं जो बात कह रहा था कि हिंदी साहित्य में देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं नहीं आती, उसका संबंध इस ताकत से जुड़ता है।
यानी आप इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, कुछ और बन जाइए, अंग्रेजी पढ़ लीजिए, भले अंग्रेजी आपको ना आती हो लेकिन अंग्रेजी का पढ़िए, वो ठीक है। हिंदी पढ़ के क्या करेंगे? आप साहित्य कर रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ठीक है ये सब कर रहे हैं, करते क्या हैं? ये करते क्या हैं का सीधा संबंध इस बात से जुड़ता है कि पाते क्या हैं। पाते क्या हैं यानी पैसे के रूप में, अर्थ के रूप में, ताकत के रूप में आप क्या पाते हैं। और यही वो कारण है कि जैसे ही आप विश्वविद्यालय में जा करके साहित्य करते हैं तो आप एक अच्छी सी सैलरी पाते हैं। आप संपादक के रूप में साहित्य करते हैं तो आपके पास एक ताकत आ जाती है, आप तमाम लोगों को छाप सकते हैं। भारत में हिंदी साहित्य में ज़्यादातर वही प्रमुखता पाते हैं जो पाठ्यक्रमों में है। तो क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि साहित्य पाठ्यक्रमों की मोहताज है और जो पाठ्यक्रम में है वही साहित्यकार है? क्या यही बात हम बांग्ला के लिए, मलयालम के लिए, अंग्रेजी के लिए कह सकते हैं कि जो लोग उसके पाठ्यक्रम में हैं सिर्फ वही साहित्यकार माने जाते हैं? अंग्रेजी के ज़्यादातर पाठकों में तो ब्रिटिश लेखक हैं, अमेरिकन लेखक हैं। एक सेक्शन आजकल इंडियन राइटिंग, इंडियन इंग्लिश का होता है, लेकिन ज़्यादातर लेखक तो ऐसे नहीं हैं। तो साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी की जो बड़ी प्रतिभाएं हैं वो साहित्य में सिर्फ इसलिए नहीं आ पाती हैं कि उनका परिवार, उनका समाज साहित्य को महत्व नहीं देता है और उसको लगता है कि साहित्य में जाने का मतलब है अभाव में जीना। मैं बहुत सारे मुद्दों के क्या कारण है इन पर बात कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग आज इस चर्चा में थोड़े उन सवालों से जूझें। निदान तो आप सब लोग भी जानते हैं, कुछ न कुछ निदान हम लोग बता सकते हैं। मैं केवल उन मुद्दों को उठाना चाहूँगा। जब मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय समाज साहित्य प्रेमी नहीं है, खासतौर से हिंदी समाज, तो इसके तमाम प्रमाण मैं दे सकता हूँ। जैसे अगर हम बात करें कि दुनिया की जो बड़ी भाषाएं हैं उन सारी भाषाओं में कितने को